वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इलेक्शंस करीब आते ही पीटीआई और जमाते इस्लामी में दूरियां होने लगी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात बढ़ गए। सिराजुल हक की बात बहुत महरी खेज है, मियां नवाज शरीफ का बयान। सिराजुल हक और नवाज शरीफ का लहजा एक जैसा है, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। सिराजुल हक साहब को फौरी तौर के ऊपर सेनेट से इस्तीफा देना चाहिए। ऊपर वालों से मतलब बनी गाला था। वज़ीर आला परवेज खटक की वजाहत। मैंने उनको कहा था कि बनी गाला से मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इनको हमने सपोर्ट करना है। क्या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के रास्ते जुदा होने वाले हैं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ बाजवा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल से और नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद प्राचा से। वार्म वेलकम टू द शो। यूं तो पाकिस्तान में हर सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात लगते हैं, मगर इस बार जो हुए इल्जामात की बारिश हुई, हॉर्स ट्रेडिंग का शोर और गुआ हुआ, तो लगा कि बिल्कुल ही तमाम हदूद क्रॉस हो चुकी हैं। एक जानिब इमरान खान ने अपने ही 20 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन से पहले इतना बड़ा स्टेप लेना, अपनी पार्टी के लोगों को अपने खिलाफ कर लेना, यकीनन एक बहादुराना स्टेप है जो लिया गया है, मगर साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव भी है कि इस इलेक्शन में हुआ क्या है। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ ने ऊपर के इशारे पर चेयरमैन सेनेट को वोट दिए हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस थी इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की। इस बात पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए। हमारे प्रोग्राम में चंद रोज कबल सिराजुल हक साहब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कहा था, लेट्स वॉच हिम। मुझे खुद वज़ीर आला खैबर ने फ़ोन किया कि हमने बलूचिस्तान की किसी आदमी को वोट देना है। मैंने कहा बताएं कौन आदमी है। उन्होंने कहा कि ये तुम बाद में बताऊंगा, मुझे भी इस वक्त मालूम नहीं है। फिर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने फ़ोन किया कि आपने हमें वोट देना है। मैंने कहा है कौन कैंडिडेट आपका? उन्होंने कहा कि ये हमको आपको बाद में बताएंगे। और इस तरह उन्होंने रज़ा रब्बानी को खड़ा नहीं किया और आखिरी वक्त तक वो कंफ्यूज रहे। कभी मंडीवाला का नाम, कभी संजानी का नाम, कभी जनाब काकड़ साहब का नाम। वजीर आला परवेज खटक सिराजुल हक की बात की तरदीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऊपर वाले से उनका मतलब इमरान खान थे। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। तो ऊपर अल्लाह है जिसके मैं ऑर्डर मान सकता हूँ, और एक ऊपर मैंने उनको कहा था कि बनी गाला से मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इनको हमने सपोर्ट करना है। बात ये थी कि ये जो बलूचिस्तान का मसला था, ये सारा डिसीजन, ये फ़ैसला मेरा था। मैंने फ़ैसला किया था कि हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट करना है और हमने डिप्टी मेयर के लिए फाटा को सपोर्ट करना है, और क्योंकि हम किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ये क्लैरिफिकेशन कोई नई नहीं है। जब पहला धरना हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब ने एम्पायर की उंगली का जिक्र किया था, जिसके बाद भी यही कहा था कि एम्पायर की उंगली से मुराद ऊपर वाला था। लेट्स वॉच दैट। अगले 2 दिन में फैसला होगा, 2 दिनों में फैसला होगा। मैं तो साल गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई एम श्योर आप कंटेनर पर ही कहीं मौजूद होंगे जब खान साहब ने ये बात की। उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी। अब आपके एलाए हैं सिराजुल हक साहब, आपके साथ पूरा अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली है। वो कह रहे हैं कि सादिक संजरानी को वोट पीटीआई ने ऊपर वालों के कहने पे दिया था, और ऊपर वालों से उनकी मुराद बिल्कुल वो नहीं है जो अभी खटक साहब ने कही है। शुक्रिया फरिया। देखें, जमात इस्लामी से हमारा जो मामला रहा सारे, वो एक अजीब सी लव हेट रिलेशनशिप कह लें वो रही। यानी वो हर तरफ हुकूमत में हमारे साथ बैठे हुए थे और हर इलेक्शन हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब में वो नवाज शरीफ के साथ थे, सिंध में वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। एक अजीब सी खिचड़ी और एक समझने कोई डायरेक्शन लेस तरीकाकार था, लेकिन वो जाहिर है कि उनकी अपनी जमात का मामला था, तो लिहाजा मैंने कुछ कह नहीं सकते। अब वो डायरेक्टली यानी सेनेटर खुद सेनेटर इलेक्ट हुए पीटीआई के वोट पे, इनके पास वोट कहाँ है सेनेटर इलेक्ट करने।
पीटीआई के वोट पे सेनेटर इलेक्ट हुए सिराजुल हक साहब आज जिस सेनेट में बैठे हैं, पीटीआई की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि हमारे अलाय थे, हमने इनको सेनेट भी दी और हम इनको हद तक इम्कान कोशिश की साथ लेकर चले। लेकिन ये अब बिल्कुल जो नवाज शरीफ की जुबान बोलना शुरू कर दी है कि जी अब इनको एकदम से खबर आ गई कि जी सारा जो मामला था वो यानी चली एजेंसियों के इशारों पे रहा है और पीटीआई चलती है एजेंसियों के इशारे पे। इनको पिछले 4 साल 4.5 साल में 5 साल होने को है, समझ नहीं आई, आज अचानक इनको समझ आ गई है। ये मैं आपसे अनुरोध कह सकता हूँ। खटक साहब को कर रहे हैं, वो खुद से तो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं खटक साहब ने मुझे कहा कि ऊपर वालों का इशारा है। मुझे नहीं पता खटक साहब से उनकी क्या बात हुई, लेकिन मैं आपसे एक बात ये अनुरोध कह सकता हूँ कि हमने बहुत बड़ी एक रिस्क ली थी ये बलूचिस्तान के बंदे को खड़ा करके और अपने सारे वोट बगैर अनकंडीशन बलूचिस्तान को देके, और हम चाहते ये थे कि बलूचिस्तान से आए कोई, और वो हुआ भी इस तरह से। आपके सामने सारी गेम चल रही थी, जरदारी साहब क्या चाह रहे थे, नवाज शरीफ क्या चाह रहे थे, उन्होंने ऑफर भी की थी साथ मिलने की, और उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में थी इसमें, और हम चाहते थे कि किसी छोटे सूबे को मिल जाए, फाटा को मिल जाए या इनको बलूचिस्तान को मिल जाए, और वो हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमें सुरखरू हुए और हमने पीटीआई ने बगैर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बगैर किसी सौदेबाजी के, बगैर किसी चीज के, यानी हम कह सकते थे कि जी डिप्टी हमारा होगा या फलानी चीज हमें मिलनी चाहिए, बगैर किसी चीज के। राइट, लेकिन आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जबान बोल रहे हैं, हम जरा नवाज शरीफ साहब की जबान देख लेते हैं। आज साहब ने सिराजुल हक साहब की बात को कोट भी किया और उन्होंने कहा बड़ी माने खैज बात है। नवाज शरीफ साहब ने कहा सिराजुल हक की बात बहुत माने खैज है। सिराजुल हक ने बताया कि वजीर आला परवेज खटक ने उनसे कहा था कि ऊपर से हुक्म आया था, इस पर सेनेट में वोट देने गए। इमरान खान बताए किसके कहने पर सेनेट में वोट दिए। मंजूर पश्तीन के जलसे में पानी छोड़ देना बहुत बड़ी ज्यादती है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपनी बात सुना देते हैं लेकिन कोई और बोलता है तो पाबंदियां लगा देते हैं। नई पाबंदियां, इतनी पाबंदियां मार्शल लॉ में नहीं लगाई गई जो आज देखने में आ रही हैं। इस केस में मुझे सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि 5 जजेस को सुरखरू किया जा सके। मौजूदा पार्लियामेंट में कोई दमखम नहीं, इंशाल्लाह आगे पार्लियामेंट में फैसले होंगे। दिस इज नवाज शरीफ साहब, उनका मुद्दा यही है और उन्होंने कोर्ट भी किया है सिराजुल हक साहब को। सो अब आगे आपके और जमात इस्लामी के रास्ते अलग अलग हैं इन द नेक्स्ट इलेक्शन। It's for them to decide कि वो अलग जाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ, वो अलग जाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ। आई थिंक दे हैव डिसाइडेड हमारे कि साथ वो तो आएंगे। एमएमए के अलायंस में आ चुके हैं। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अलग जाना है तो जरूरी नहीं कि जिसके साथ अलायंस किया उसे गाली देकर और बुरा भला कहकर जाएं। 100 बिस्मिल्लाह जाएं, विश देम गुड लक, लेकिन कोई तरीक़ाकार होता है। ये इस तरह से मुनासिब नहीं लगती चीज़ कि जब आपका जाने का वक्त आया तो आप मीन मीख और कीड़े निकालना शुरू कर दें किसी चीज़ के अंदर। लेकिन जो अलायंस के हवाले से जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया, ये बात सही है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ भी बड़ी तनकीद कर चुके हैं उनके ऊपर। ये हो सकता है कि उधर अलायंस करके फिर आपके साथ भी आ जाए जमात इस्लामी। मेरा ख्याल है कि अब हमारे मुझे जो नज़र आ रहा है आगे आने वाले वक्त में शायद ये रास्ते जुदा हो गए हैं और ये इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। ये PMLN की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, ज़बान भी उन्हीं की बोल रहे हैं, वो भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनको हाजी बोल रहे हैं, वो उनको हाजी बोल रहे हैं, तो वो नज़र आ रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर PMLN के साथ खड़े होने का इन्होंने फैसला किया है तो हमारे यकीनन जुदा होंगे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा PTI पर, ये पहले भी लगता रहा है। मैंने इसलिए जिक्र किया एम्पायर की उंगली का। अभी दोबारा ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी खटक साहब को कि ऊपर से इशारा नहीं, है? मैं आपको एक जनरल टर्म बताऊं। हमारी पार्टी में जब हम आपस में कोई गुफ्तगू करते हैं या बताते हैं कि ऑर्डर वहाँ से ऊपर से आया तो मुराद हमारी बनी गाला होती है। यानी अगर मैं अभी किसी को बोलूँ कि जी, तो ये तो बड़े डिक्टेटोरियल टेंडेंसी लग रही है बनी गाला की। नहीं, यानी अगर मेरी कोई मीटिंग, इलेक्शन होते हैं, हमारी पार्टी की बेशतर मीटिंग्स भी बनी गाला में जो ऑफिस कायम है, कैंप ऑफिस, उसके अंदर होती हैं। तो अगर वहाँ से कोई डिसीजन निकलता है, जैसे हमारा मिसाल के तौर पे लाहौर जलसे का प्रोग्राम है और सारे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे ट्रेन बुक करके जा रहे हैं, तो अब कोई मुझसे पूछता है कि यार ये ट्रेन बुक का आइडिया कहाँ से है, तो मैं कहता हूँ ये ऊपर से है। ऊपर से मुराद की जो हमारी कोर कमेटी है, ये बनी गाला में जो फैसले होते हैं वहाँ से आ रहा है। उसमें कोई अरेस्ट तो नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, वो PTI का कोई दूसरा ऑफिस भी हो सकता है।
जिसको आप कह सकते हैं, तो ऊपर से मुराद ये ली जाती है। ये बिल्कुल एक, ये सिराज साहब को भी पता है, इन्होंने भी 4 साल गुजारे हैं पीटीआई के साथ, 4.5 साल, इन्हें भी पता है कि पीटीआई की जो लैंग्वेज है वो क्या है, ऊपर नीचे किस चीज़ से मुराद होती है। ये कोई तरीका है कि मतलब हर चीज़ हमें एजेंसी से डिक्टेट करेंगी, वो हमें बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये एजेंसीज जो हैं ये ऐसे बात करते हैं ऐसे कोई इंडिया की एजेंसी से बात कर रहे हैं। अब मंजूर पश्तीन बड़ा प्यारा लगने लगा है अचानक से। मंजूर पश्तीन और अल्ताफ हुसैन की लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, या उनके प्रोग्राम में क्या फ़र्क है? दे आर द सेम। अगर मंजूर पश्तीन को जलसा करना चाहिए तो अल्ताफ हुसैन को भी इजाज़त दे दें, फिर पाकिस्तान मुखालिफ तमाम जमातों को फिर आप करने दें सारी चीज़। पाकिस्तान कोई स्टेट की रेट होती है, ये स्टेट की रेट कोई चैलेंज कर दें हर जगह कि जी ये भी अफसोसनाक है, वो भी अफसोसनाक है। ये जो नवाज शरीफ साहब ने आज जो अपना रवैया अपनाया हुआ है, ये इनका ये बिल्कुल वतीरा इन्होंने बनाया हुआ है कि एक पाकिस्तान की एजेंसीज को और अफवाज पाकिस्तान को जलील करना, गाली देना का ख्वाहिश है। दूसरी इनकी ख्वाहिश ये है कि इंडिया के साथ किसी हर सूरत ये इनके साथ हाथ मिला लें, इंडिया के साथ कुछ भी हो जाए इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, किसी कीमत पर इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ हैं। आसिफ बाजवा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो मंजूर के हवाले से कहा है नवाज शरीफ साहब ने, आपने सुने हैं जलसे के क्या बात कर रहे हैं मंजूर साहब? देखिए, मंजूर साहब जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आज आपके सामने ये जमात इस्लामी के अमीर साहब ने जो बातें की, जिसको पूरी कौम ने देखा और पूरी कौम ने सुना, आप क्या समझते हैं कि ये कोई आम सी बात है? वो लोग जो जिनका ये वतीरा रहा है कि वो हर बात पे उंगली उठाने के वाले एम्पायर की बात करते थे, तो अगर आप, मैं विद ड्यू अपॉलॉजी, अगर जिस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं हमसे, अगर आज सिराजुल हक साहब की स्टेटमेंट भी देख लें और जावेद हाशमी साहब के जो इंटरव्यूज़ हैं मुख्तलिफ औकात में, या उन्होंने जितने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं, आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, क्या ये अवाम की बात करते हैं या जिनकी जो बातें हम करते थे? ये आपकी बात बड़ी अहम है, लेकिन थोड़ा सा मैं वक्त की बात पे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको याद है सिराजुल हक साहब आपके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पिटिशन लेकर गए थे पैनामा के ऊपर, ठीक है, जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये बात याद है आपको? देखिए, उसके बाद एक और बात है, ये 3 लोग लेकर के गए थे पिटिशन, सिराजुल हक साहब भी और शेख रशीद साहब भी और इमरान खान साहब भी। तो सिराजुल हक साहब ने उसके बाद बारहा कहा, प्यारे हो गए हैं आज सिराजुल हक, इतने प्यारे हो गए हैं, तो कल को इमरान खान और शेख रशीद भी प्यारे हो नहीं बात करते हैं। मुझे मौका दे, मैं अर्ज करता हूँ। अर्ज ये है कि सिराजुल हक साहब मैं आपको बिल्कुल अर्ज करने दूंगी। सॉरी आप आए थोड़ा सा लेट है, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ये सवाल यहाँ पर मौजूद है। राइट आफ्टर ब्रेक एंड आई लेट यू टॉक राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले आसिफ बाजवा साहब, आप बात कर रहे थे, हमें वक्फे पे जाना पड़ा। एम्पायर की उंगली के हवाले से आपने बात की। अभी रीसेंट इल्जाम पीटीआई पर सिराजुल हक साहब ने लगाया है, वही सिराजुल हक साहब जो पैनामा केस में आपके खिलाफ अदालत में गए थे। देखिए, बात यह है कि आज तक हमारी तो ना कोalition पार्टी है, ना ही अभी तक हमारे कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि हम इनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। बात यह है कि अगर सच्ची बात उनके मुंह से, अगर सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई है, अगर उन्होंने सर एक बात ऐड करना चाहती हूँ, MMA में शामिल हो गए हैं, MMA को लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जो आपके साथी हैं। देखिए, वो हमारी नहीं है, ना हमारी कोalition पार्टी है MMA, ना ही कोई ऐसी बात है। मैं तो ये अर्ज करने जा रहा हूँ कि खुद ही उन्होंने कहा है। ये देखें, अगर आपने पनामा की बात किया तो पनामा में सिराजुल हक साहब ने भी बाद में कई दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है कि 482 लोगों के नाम शामिल हैं, तो सिर्फ एक ही शख्स का एहतसाब क्यों हुआ है, हालांकि उस शख्स का नाम पनामा पेपर्स में नहीं था और आज तक साबित भी नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ
कि सराजुल हक साहब की बात लेकिन पहला पार्ट कहा उन्होंने, उनकी बात की वैल्यू करनी चाहिए, उनका वेटेज है उनकी बात का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ की बात बोल रहे हैं, ये उनके स्टाइल में बोल रहे हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमारी कोई मुलाकात हुई है, ना हमारा कोई इत्तेहाद हुआ है। अगर कोई बंदा सच्ची बात करता है तो फिर भी ये उसको अब इनका रवैया देखें क्या है। इनके साथ वो रहे हैं और अगर उन्होंने सच्ची बात कह दी है तो इनका रवैया कितना चेंज हो गया है। ये अब उनको अपना मुखालिफ समझने लगे हैं। सियासत में इस तरह नहीं होता। ओके, मैं आपको याद दहानी कराऊंगी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। वो प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अभी आपको वो भी दिखाएं। फिर आप सही कह रहे हैं कि सियासत में मामला बदल सकते हैं, कोई हर बात हतमी नहीं होती। आप अलायंस करके बाद में ये समझ भी सकते हैं कि हमने गलती की है। फरीद पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये आप लोगों को अब एहसास कोई है कि पीटीआई के साथ शायद गलती हो गई अलायंस कर? हमने ये तो नहीं, गलती हो गई है। हमने एक बाकायदा तयशुदा यानी जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल एक मुआहदा था, उसके तहत हमने ये अलायंस किया। उसमें हमारा अपना एजेंडा था और उसको हमने बड़ी हद तक हासिल किया, और करप्शन के खिलाफ भी, और इसी तरह से गुड गवर्नेंस और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद और हमारी नजरियाती पहलू, तो उस पर हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया है। और उस मन में हम ये समझते हैं कि हम जितना अच्छा भी रहे हैं, हमारे वज़रा ने भी और बहसीयत मजबूरी जमात ने उनके वर्कर्स ने जिक्र किया है। तो अच्छा साहब, जो 14 नकाती आपका कह रहे हैं मुआहदा था या अंडरस्टैंडिंग थी या मेमोरेंडम था, उसमें ये बात थी कि अगर आपस में कोई बात हुई है, मसलन परवेज खटक साहब ने कोई बात की है सराजुल हक साहब से, तो वो उनसे ही कंफर्म कर लें बजाय इसके कि मीडिया पर आकर उसके हवाले से बात करें? नहीं, देखिए ना, जो एक यानी ये कोई राज तो नहीं था। अगर और उसको उन्होंने तस्लीम भी किया है कि हाँ मैंने बात की थी। आज उन्होंने यानी अपने मीडिया टॉक में परवेज खटक साहब ने कहा कि मैंने बात की है, लेकिन ये बात मेरी मुराद ऊपर से मुराद बनी गाला है। लेकिन ये बात जो है वो किस हद तक जेन्युइन है या नहीं है, कोई ऐसी बात राजदाराना बात नहीं थी कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये तो मैं आपसे कर रहा हूँ और आपने कहीं नहीं करनी, जिस तरह से आपकी रिकॉर्ड की बात की जाती है। बल्कि उन्होंने इसको इस अंदाज के ऊपर किया कि जिसके साथ उनका ये यानी एक आम एक तबसरा था, और वो उसमें बल्कि जो सराजुल हक साहब ने कहा है वो बड़ी सीरियस एलिगेशन है। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने एजेंसीज के या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करवाया, ये इल्जाम लगा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो सेनेट इलेक्शन में हुआ यही जनरल इलेक्शन में होगा, तो जनरल इलेक्शन होना फजूल है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन कर दिया नेक्स्ट इलेक्शन को। देखिए ना, उनकी बात दोहराई गई सराजुल हक साहब की तरफ से, और उसमें ये कहा गया कि उन्होंने ऊपर कहा है और हमें नहीं पता कि ऊपर से उनकी क्या मुराद है। अब ये बात जब उन्होंने की और इंतखाबात, उसकी केमिस्ट्री, उसके रिजल्ट, उसके नताइज, ये सारी चीजें जो है फिर एक पूरी कौम के सामने एक चीजें आ गई। तो सराजुल हक साहब ने तो सिर्फ उस पहलू को नुमाया किया है और बताया है। हमने कहीं नहीं ये कोई ऐसे केस के तौर पे नहीं रखा। आपको इस बात में वजन नहीं लगता कि बलूचिस्तान के एक सूबा ऐसा है जिसमें महरूमियत का एहसास है और इस वजह से पीटीआई ने उनको वोट दिया, ये बात आपको दुरुस्त नहीं लगती? देखिए ना, मुस्लिम लीग नून का भी एक आदमी जो है वो वहां से मौजूद था। अगर सिर्फ बलूचिस्तान की महरूमी और ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून जो है बलूचिस्तान से ही ले आती, तो क्या फिर ये उसकी नहीं था? पराचा साहब, उनका नॉमिनी बलूचिस्तान से नहीं था नून लीग का? नहीं था, लेकिन अगर ये बात होती और उसमें उन्होंने डिप्टी के लिए तो वहां से ही लिया था, अगर यही बात होती तो डिप्टी का वो वहां से दे देते, यानी बजाय सलीम मांडवी वाले का और एक ऊपर चेयरमैन का एक जमात का और डिप्टी का, ताकि बलूचिस्तान को एक मुकम्मल महरूमियों से आप कन्विंस्ड हैं, आपको यकीन है कि ये फिर ऊपर का इशारा बनी गाला नहीं है? देखिए ना फरिया, आप भी बड़े अरसे से माशाल्लाह
यानी तजज़िये भी करती हैं और आप भी जानती हैं, क्या अमूमी हालात के अंदर ऐसी चीजें पॉसिबल हैं? यानी जहाँ पर जिसकी अक्सरियत होती है वो किसी सूरत भी अपना खुद अपना लाने से वो गुरेज नहीं करता या उससे बाज नहीं रहता। और क्या ये ऐसी चीजें आम हालात के अंदर आम तौर पर ये मुमकिन है कि 5-6 जो सिर्फ मेंबर रखते हैं उनका बंदा जो है वो बन जाए, इतने ही मुल्क और कौम के साथ सिंसियर और मुखलिस है? अल्लाह करे कि ये हो, लेकिन क्या बलूचिस्तान के हालात ये बताते हैं कि इसी तरह का ही हमारा इखलास बलूचिस्तान के साथ है? ओके, यही सवाल इमरान इस्माइल साहब आपसे है, जो उन्होंने कहा कि इतनी सिंसियरिटी अल्लाह करे हो। सिराज हक साहब ने ये भी सवाल किया है कि जिसने वोट बेचा, जो आपने अभी एक्शन लिया है, वो तो मुजरिम है, लेकिन जिसने खरीदा तो क्या वो मुजरिम नहीं है? ऑब्वियसली उनका इशारा चौधरी सरवर के वोट जीतने के बारे में है। देखिए, चौधरी सरवर के जो वोट हैं उसकी गिनती पूरी है हमारे पास। पीटीआई प्लस आज़ाद उम्मीदवार प्लस जो हमारे काफ लीग के दोस्त थे उन्होंने जो वोट दिए वो पूरी आना पाई से गिनती पूरी आ रही है। एक वोट ज़्यादा एक वोट कम नहीं आ रहा। और मुझे तो सवाल ये करना है कि इस टर्म के एंड पे आके, जब टर्म एंड हो रहा है, जब जमात इस्लामी ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने आगे अलायंस पीटीआई के साथ नहीं करना, उन्होंने एमएमए के साथ जाके इलेक्शन लड़ने हैं, ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें अब निकाल के बैठे हो। ये ज़रूरी है कि पीछे मुड़ के थूकना ज़रूरी है। ये एक अच्छा साथ आपका हमारा रहा। आप आज़ाद जमात है, आपकी मर्जी जिसके साथ जाके इलेक्शन लड़े, लेकिन आ रहे हैं ना, आने वाले इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले भी इनको अगर पीटीआई इतनी ही नाकारा और इतनी बुरी जमात है जो उसने सेनेट में अपने आप को दिखाया, तो जमात इस्लामी को पिछले 4.5-5 साल में पता तो लग गया होगा पीटीआई का तर्ज अमल के क्या रहा है। तो वो आज आके क्यों बोल रहे हैं? मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान की किसी एक जमात ने इतना बड़ा मॉरल स्टैंड लिया कि उसको पता लगे उसके पार्टी के लोग बिके और वो उनको इलेक्शन से, मेन इलेक्शन से पहले, जहाँ पे अब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपीके में खतरे में आ गई उसकी वजह से, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए हमने ये कर दिया। कभी किसी जमात ने एक्शन लिया कि अपने ही वजीर को सैक कर दें, अपने एमएनए एमपीए को सैक कर दें, उठा के उसको एफआईए के हवाले कर दें? कभी हुआ ये पाकिस्तान में? रूलिंग जमात अपनी कर दे। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार किया है। फरीद पराचा साहब भी इसके खुद भी गवाह हैं, जमात इस्लामी खुद इसकी गवाह है, आप और हम, सारी दुनिया इसकी गवाह है कि ये एक्शन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ले सकती थी और लिया तहरीक इंसाफ ने। नवाज शरीफ को भी पता है कि उनकी पार्टी में कौन बिके हैं और दूसरी जमातों को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं है ये काम करने की। हुकूमत गिरे या ना जाए। ने ये कहा है कि सेनेट इलेक्शन के अमल में नून लीग और उसके इत्तेहादियों ने शफाफ तरीके से वोट दिया था। बाजवा साहब, ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें उनका ये क्लेम है, क्या नून लीग ने हवा के रुख की वजह से इलेक्शन में शफाफ तरीके से वोट नहीं दिया? क्योंकि अगर चाहते तो वो भी वोट खरीद सकते थे। देखिए, हवा के रुख की बात नहीं है। देखिए क्या प्लान क्या किया गया। आज इन लोगों ने, आसफ जरदारी साहब ने और पीटीआई ने और दूसरी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मिलके बलूचिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आज वहाँ पे इन पार्टियों का वजूद ख़त्म है। आज वहाँ पे कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हूँ या मैं पीटीआई से हूँ या पीपल्स पार्टी से हूँ। इन्होंने वजूद ख़त्म कर दिया है। ये एक बहुत इन्होंने घिनौना जुर्म किया है। नहीं, नून लीग से है वहाँ पर। देखिए, नून लीग की इन्होंने प्लान करके नून लीग की हुकूमत को खत्म कर दिया। इन्होंने हमारे, देखिए ना, क्या ये सब जमहूरी पैराए में हुआ है ना, जमहूरी अमल से अलग कुछ नहीं हुआ। नहीं, बात सुन लेना। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां पे एमएनएस थे? कितने एमएनएस एमपीएस थे? कितने एमपीएस थे उनके? कोई एमपी उनका नहीं था। लेकिन आज वो कहते हैं कि हमारा चेयरमैन भी और डिप्टी चेयरमैन भी हमारा है। गुजारिश ये है कि क्या तो जैसे इमरान खान ने एक्शन लिया है, आप लोग भी ले अपनी जमातों में। क्या इन्होंने एक्शन लिया? इन्होंने क्या एक्शन लिया? इन्होंने ये एक्शन लिया कि इनके जो मेंबरान असेंबली हैं वो कुरान पाक हाथ में पकड़कर हलफ दे रहे हैं कि हमने वोट को नहीं बेचा। क्या इन्होंने इस बात पे भी काम किया कि चौधरी सरवर साहब ने कितने वोट लिए और इनके पास कितने वोट थे? ये तो जरा सोच लें। खरीदार जो है वो गुनाहगार नहीं है। चौधरी सरवर को किसने वोट डाले? आप निकाले उनको अपनी पार्टी से। देखिए बात सुन ले। हमने
हमने तो इसके मुतल्लक इन्वेस्टिगेशन की हुई है, उन लोगों के मुतल्लक हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जब तक हमें कोई मुकम्मल प्रूफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक कैसे देखें ना। इन्होंने उनको जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आया ये है, वो लोग हैं, आपकी मेंबर है आजमा बुखारी, अब आपकी मेंबर है, पहले पीपल्स पार्टी में थी, अभी PMLN में है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि बिके हैं वोट। शी सेड दैट ऑन रिकॉर्ड। देखिए बात सुन लेना, इनके मेंबरान जो आदमी परवेज खटक से नाराज थे, मॉरल करेज चाहिए ये सब काम करने के लिए, निकाल दिया। हवाई गोलियां नहीं चलती। वो लोग हलफ पर कुरान देने को तैयार हैं कि हमने नहीं खरीदो फरोख्त की। इमरान खान साहब को पता होगा कि अच्छा, सबसे पहले को निकालने पे आपको इतराज 40 करोड़ की एंड वेलकम बैक। आसिफ बाजवा साहब, इस बात की क्या जो नवाज शरीफ साहब जो स्टांस ले रहे हैं, यकीनन वो एक अहम स्टांस है, मगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद तो सारी उम्र डिक्टेशन लेके गुजारी है, वो ज़ियाउल हक से भी डिक्टेशन लेते थे, आज कैसे वो दूसरों के ऊपर इतराज कर रहे हैं? ये बात जी बाजवा साहब, देखिए बात यह है कि जिस तरीके से भुट्टो साहब, जरदारी साहब के बेटे जो बात कर रहे हैं, बिलावल साहब, दरअसल उनको अपनी ही तारीख दोनों बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। मैं ये बताना चाहता हूं कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो सदर अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे और ये कहते थे कि ये मेरे डैडी हैं। और जब मियां नवाज शरीफ सर आप ये बात मान रहे हैं कि ज़ियाउल हक से डिक्टेशन लेते थे नवाज शरीफ साहब, ये बात तो सच है, मगर तावील ये है कि भुट्टो साहब, ये मैं उनको करेक्शन कराने जा रहा हूं। देखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के आए थे और जब वो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो इलेक्शन लड़के आए थे, और जो आदमी इलेक्शन लड़ता है, जो इंडिपेंडेंट एक वजूद रखता है, 1981 नहीं 1981 में इलेक्शन लड़कर आए थे। देखिए एक दफा वो बने थे वजीर खजाना बने थे, वजीर खजाना बने थे, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इस्तकलाल के मेंबर थे और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था। और जब आप किसी की बात करेंगे तो फिर आपको दूसरे की बात भी सुनना होगी। अगर आपने ये कह दिया कि ये उनसे डिक्टेशन लेते थे, हमने अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने डिक्टेशन लेनी होती तो तीनों दफा उनकी हुकूमत ना गिराई जाती। पहली दफा भी उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। आज से 23 साल पहले थे मजीद निजामी साहब, आज से 23 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और उनको डिक्टेशन ना लेने की स्टेटमेंट पर उनको घर भेज दिया गया था। दूसरी दफा भी उन्होंने यही बात की, लेकिन ये कहाँ स्टेटमेंट दी थी सर उन्होंने, किधर दी थी स्टेटमेंट? उन्होंने आज से 23 साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी 21 मार्च को कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो उनको घर भिजवा दिया गया था। आपको याद है जब गुलाम लेकिन लंदन किसके कहने पे गए थे? वो किससे डील करके गए थे लंदन? डील तो किसी से नहीं की थी, डिक्टेशन नहीं लेंगे मगर फिर डील करके चले गए थे। डील किसकी कौन सी डील ली थी, कौन सी डील की थी जरा आप बता दें। तो लंदन बगैर डील के गए थे? नहीं कोई डील नहीं हुई थी लंदन जाने के लिए? कतर नहीं, जब उनको सऊदी अरब जाने के लिए बिल्कुल ये डील नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तो माफीनामा था, डील नहीं थी, माफीनामा लिखे गए थे। पराचा साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि अब आप इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। पराचा साहब आपको याद होगा ये वक्त डिक्टेशन कौन किससे लेता रहा है और आज कौन ले रहा है, ये बता दें। फरियाद सारे ही लेते रहे हैं, सारे ले रहे हैं। अब ये सवाल पैदा करना, और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जिन्होंने जो आई सियासत में फौज के रास्ते से आए, वो तो एक कारोबारी खानदान से थे, और उसके बाद उन्होंने जब वजीर खजाना बने, जब यहाँ पे सियासत के अंदर वो आए, तो इंतखाब तो पहला वो भी गैर जमाती 1985 में उन्होंने लड़ा था। उससे पहले जितना दौर था वो तो सियासत के अंदर एंट्री उनकी फौज के जरिए से थी। ज़ियाउल हक साहब ने उनके बारे में बड़े अच्छे कलमाते खैर थे। फिर इसी तरह से खुद जुल्फकार अली भुट्टो साहब,
वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, वो एक आमर की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसी तरह से ये बाकी सारी तारीख भी है। अब भी ये है कि कोई चैंपियन बनने की कोशिश न करे, बल्कि ये कि माजी के अंदर जो कुछ भी जिसने किया है उसका कौम के सामने वो अपनी माजरत करें कि जी फिर असल जो सवाल है ना प्रिया, आप भी इसे समझती हैं कि भाई आपके पास बारी आई है, जिस तरह तुर्की में तैयब उर्दगान ने अवाम की इतनी खिदमत की, इतना लोगों को खुश किया, इतना ज्यादा मुल्क की खिदमत की, कोई मईशत को मजबूत किया कि जब कभी कोई ऐसा कोई वाकया हुआ तो कौम बाहर निकल आई, टैंकों के आगे लेट गई। अब आप जो है वो यानी पीने का पानी लोगों को न दें, आप लोगों के जो है वो तमन्नाओं का खून करें, आप गरीब आदमी को जिंदा दरगोर कर दें, आपका इलाज तालीम से कोई भी चीज जो बेसिक एमनेस्टी नहीं है तो फिर क्या होगा इमरान इस्माइल साहब इस हवाले से? क्योंकि कल ही कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं न्यूयॉर्क बना दूंगा कराची को। उनसे ये अर्ज की जा रही है सोशल मीडिया पे कि लंदन बना दें सर, ताकि इलाज तो यहाँ पे हो सबका। ये डिक्टेशन लेने का इल्जाम क्यों लगता है बार बार? देखिए, बात यह है कि जो जमात जिसकी पैदाइश ही डिक्टेटरशिप में हुई हो, वो बनी डिक्टेटरशिप में हो। 1985 में नवाज शरीफ पहले डिक्टेटर की उंगली पकड़ के वहाँ इक़्तिदार तक पहुँचे, फिर उसके बाद उन्होंने ज़ियाउल हक़ को उन्होंने अपना सियासी बाप तस्लीम किया, फिर उनकी कब्र पे खड़े होकर उन्होंने ये बाशगाफ उन्होंने ये बात की। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कि ज़ियाउल हक़ के मिशन को मैं पूरा करूँगा। फिर उन्होंने भुट्टो का कंपैरिजन ज़ियाउल हक़ से किया कि क्या भुट्टो क्या बेचता था जो ज़ियाउल हक़ है, ये कहाँ ज़ियाउल हक़ और कहाँ भुट्टो। और आज उनको वो भुट्टो हीरो लग रहे हैं, और वो ना वो ज़ियाउल हक़ के साथ जो चले, जनरल जिलानी के साथ जो चले, जो पैसे लेते रहे एजेंसियों से, उन